अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ात गिरामी, 20 साल से हमारे पड़ोस में एक बहुत तवील जंग चलती रही है, जिस जंग के बहुत सारे मज़ाहिर मुझ तक और आप तक पहुँचते रहे हैं। इस जंग के दौरान कुछ हम पे बीती और कुछ उन पे बीती। हम पे जो बीती उसका हमने शोर बहुत मचाया और उस शोर तरह बहुत सारी आवाज़ें दबी भी और बहुत सारी उभरी भी। इन 20 सालों में सेकुलर लिबरल लोग भी वाजे हुए और हमारे मजहबी लोग भी बहुत हद तक अपने तवक्कुल के हिसाब से वाजे हुए। एक ज़माना हम पे ऐसा आ गया था कि हम ये तसव्वुर करने लग गए थे कि वो कुरान पाक की वो आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, जो अल्लाह तबारक तआला का वादा है कि हम छोटे से ग्रोहों को भी बड़े ग्रोहों पर कभी कभी फ़ौक़ियत देते हैं और गलबा अदा करते हैं, शायद वो वादा हमारी आँखों के सामने पूरा नहीं हो सकता। वो जो तवक्कुल और जो अल्लाह के ऊपर ईमान और ईकान की दौलत है, वो शायद पूरी नहीं हो सकती और हम ये ख्वाब देखते देखते इस दुनिया से चले जाएंगे। यही वजह है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे बहुत सारे उलमाए कराम, बल्कि शायद अक्सरियत उलमाए कराम की ऐसी थी कि जिन्होंने 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत ख़ास तौर पे लोगों के सामने पेश की। एक तो ये था कि हमें तालिबान वाला इस्लाम नहीं चाहिए। दूसरा ये तस्वर पेश किया गया था कि इस्लाम में बुनियादी तौर पर जब कोई रियासत कायम हो जाए तो हथियार उठा के आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। 1,000 सफ़ात के फतवा भी लोगों ने दिए और इज्तिमाई फतवे भी लोगों ने उसके मसले में दिए। दूसरी तरफ एक तबका वो था जो समझता था कि पूरा मगरब जो है वो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान में मदद करने के लिए आया है, इस बेआबो गया इलाके के अंदर काम करने के लिए आया है और अफ़गानों को इंसान बना के जाएगा। आज हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के मीडिया में आप सारी अखबारें उठा के देख लें, आपको एक बेयकीनी की कैफियत नज़र आती है। क्या कर लेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन करेंगे। मैं चाइनीज़ मीडिया देख रहा था और मुझे हैरानी इस बात पे हुई कि जो बातें उम्मत मुसलमा को करनी चाहिए वो इस वक्त चाइनीज़ कर रहे हैं। चाइनीज़ मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है डिंग गैंग, उसका आर्टिकल आज आया है इसके अंदर, और उस बंदे ने कहा है कि ये जो अफ़गानिस्तान में यूरोप की शिकस्त है, ये बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक्सपेंशनिज्म की शिकस्त। और ये बात उसने इतनी तफसील से लिखी है। वो कहता यह है कि 500 साल से मगरबी तहजीब जो थी उसने कुछ आइडियल्स बनाए हुए थे, जिस आइडियल्स को वो ताकत के साथ नाफिज करना चाहता था और वो उस आइडियल्स की बुनियाद के ऊपर चढ़ दौड़ता था और उसने ये किया। और वो पहले ये काम करता था और साथ उस इलाके से लूट मार करके ले जाता। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, मैं उस पर तफसील में जाना नहीं चाहता। लेकिन होता यह था कि 3-4 बहाने हैं जिस बहानों की बुनियाद पर आप जिस मुल्क में चाहें दाखिल हो जाएं। नंबर 1, यहाँ पर इंसानी हकूक़ नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ नहीं है। नंबर 3, यहाँ पर अक़लियतों के हकूक़ नहीं है। और नंबर 4 जो है कि यहाँ पर जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर दहशतगर्दी जो है परवान चढ़ रही है और हमारे मफादात को नुकसान हो रहा है। उस आर्टिकल की आखिरी लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। उसने कहा है कि जिस वक्त अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है और जब आज से 2 साल पहले से उन्होंने अंदाज़ा हो गया कि अब हम शिकस्त के इस काबिल हो गए हैं कि अब हम यहाँ से निकलना है, तो अब उन्होंने अपना ये ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक़ का, इन सारी चीज़ों का लिबादा उतार के सीधा खुला के नंगे होकर सामने आ गए हैं कि हमने चीन के खिलाफ इसलिए लड़ना है बिकॉज कंटेनमेंट ऑफ चाइना इसलिए करना है कि चीन की दुकानदारी क्यों ज़्यादा चलती है। चीन ने किसी मुल्क पर कब्जा नहीं किया, चीन ने किसी इलाके को छेड़ा नहीं है,
चीन ने अपने किसी पड़ोसी के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की है। कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो चीन के बारे में आप कहें कि वो कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद हमने इसलिए करना है कंटेनमेंट ऑफ चाइना का। 20 सालों के अंदर तकरीबन 3000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। ये अमेरिकन नहीं बल्कि पूरे के पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स अगर लगाई जाएं तो उन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बनती है कि जो अफगानिस्तान में हुई है। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सबसे अहम तरीन चीज बात यह हुई है कि 1842 में एल्फिंस्टन की कंपनी जिस वक्त वहां से निकली थी और 20,000 गोरा जो था उसको उन्होंने कत्ल कर दिया था और एक खत दे के भेजा था एक डॉक्टर के नाम कि देखो कि काबुल में दोबारा इस तरफ आने की कोशिश न करना, हमें पता है कि तुम्हारी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक ताजे बरतानिया का राज है, यूनियन जैक है, लेकिन यहाँ कुछ और तरह के लोग रहते हैं। और उसके बाद मॉन्टगोमरी ऑन रिकॉर्ड है, स्टाफ कॉलेज कोयटा में उसने कहा था, इट इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी, नेवर फेस टुवर्ड्स द वेस्ट। इस तरफ मत देखना, यहाँ कुछ और तरह के लोग बैठे। ये कौन से लोग थे जो वहाँ बैठे हुए थे? ये भी एक लंबी तारीख है, लेकिन एक मुंह आ जाता है कि पठान जो है या पश्तून जो है वो बैसियत कौम ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पश्तूनों की ये तारीख मुसलमान बनने के बाद हुई है, वरना अलेक्जेंडर जिस तरह रौनता हुआ पश्तूनों को गुजरा है, शायद ही को गुजरा हो। टर्क्स जिस तरह गुजरे हैं, मंगोल जिस तरह गुजरे, कौन कौन नहीं गुजरा। ईरानियों का बाजगुजार होता था जो पूरे का पूरा इलाका, और ईरानी उनको खुरासानी कहते थे कि ये खुरासानी लोग हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल इनकी कोई ज़िंदगी गुजारने की सूरत नहीं, बैकयार्ड समझा जाता है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद फिर किसी कौम उन पर महकूब नहीं उनको कर सके। फिर वो अंग्रेज, फिर उसके बाद फरवरी 1989 जब आखिरी रूसी सिपाही वहाँ से निकला है, और उसके बाद एक लल पीरियड जिसे आप कह सकते हैं, खामोशी का पीरियड आया है, लड़ाई शुरू हुई है। तो अक्सर औकात लोग मुझे कहा करते थे, और हम लोग भी कहते थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा ईमान जो है वो वसाइल के ऊपर, अल्लाह की ताकत के ऊपर नहीं, कि देखें ISI ने मदद की, देखें वो चार्ली वॉर्स थी, देखें फ़लाँ आ गया, फ़लाँ आ गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ह्यूमन हिस्ट्री की ये आखिरी जंग शायद हो इतनी बड़ी कि पूरी दुनिया के वसाइल और पूरी दुनिया की तहजीबी जलगार और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक तरफ थी, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर 3,60,000 सिपाही और अफ़गानिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म का तबका भी उनके खिलाफ था और 60,000 लोग मुखालिफ थे। कोई पड़ोसी साथ नहीं था, ना पाकिस्तान साथ था, न ताजिकिस्तान साथ था, न उज़्बेकिस्तान साथ था, न किर्गिस्तान साथ था, न कज़ाकिस्तान साथ था, और न ईरान साथ था। हमारी हालत सबसे बुरी थी। 3 अड्डे थे हमारे, जैकोबाद, शमसी और दालबंदी। सेनेट की रिपोर्ट कहती है, अमेरिकन सेनेट की, 57,000 दफ़ा वहाँ से अमेरिकन सॉर्टीज़ हुई हैं, जहाज़ उड़े हैं, और उन्होंने अपने इन अफ़गान तालिबान के सब ठिकानों पे हमले किए हैं, और उनका जिसे कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर उनको तबाह करने की कोशिश किया, तबाह कर रखी। अब ये 600 के करीब हमने ग्वांतानामा बे में हमने बंदे पकड़ के दिए, तकरीबन 600 बंदे, जिनमें से 97% वो थे कि जिन्हों को बारे में अमेरिकन कोर्ट जो है वो साबित नहीं कर सके। मुल्ला उमर के साथ जब आखिरी दफ़ा जनरल महमूद और ये लोग नेगोशिएशन करने गए थे, तो मुल्ला उमर ने आखिरी दफ़ा कहा कि मुझे कुछ सबूत ला दो ताकि मैं उसामा बिन लादेन के बारे में कोई बात कर सकूं। पहली बात तो उसने कहा था कि जो शख्स जो है मेरी मर्जी के खिलाफ जहाँ से हिल नहीं सकता वो 9/11 कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं। तो अमेरिकन गए, उन्होंने को 45 मिनट की वीडियो लेके आए। वो वीडियो जो है उस पर चलाई गई। जब चलाई गई तो मुल्ला उमर का एक ही सवाल था, मुझे बताओ इन सबूतों की बुनियाद पर अमेरिका की किसी अदालत में या यूरोप की किसी अदालत में उसामा बिन लादेन को सज़ा हो सकती है? तो अमेरिकन का जवाब था कि नहीं। तो उसने कहा अगर आपकी अदालत उसको सज़ा नहीं दे सकती तो आप मुझे कैसे कहते हैं कि मैं सज़ा दे दूँ? उसके बाद की लंबी सूरत हाल है, मैं उस तल्ख यादों में जाना नहीं चाहता जहाँ पर लोगों ने बात की थी, और फिर उसके बाद इंतहाई गुस्से के आलम के अंदर ये नेगोशिएशन खत्म हो गई थी। उस नेगोशिएशन ख़त्म होने के एक दिन के बाद अमेरिकन से हमला किया है,
और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के मुल्ला उमर फरार हुए हैं। और उस मोटरसाइकिल के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, कि जो कि अब आपको पश्तो में वो मिल भी जाता है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका के पश्तो में उसने गुफ्तगू करते हुए मुल्ला उमर से 2 सवाल किए थे। पश्तो में ज़मीन को खावर कहते हैं, खावर, कि तुम ज़मीन के लिए लड़ने जा रहे हो। तो उसने कहा था मेरे अल्लाह ने और मेरे रसूल में ज़मीन के लिए लड़ना सिखाया ही नहीं, हम एक खिलाफत के लिए लड़ना चाहते हैं, और वो खिलाफत मुझे 1 इंच टुकड़ा दुनिया के किसी खिते में मिल जाए, मैं उसको वहाँ पर कायम कर लूँगा। और दूसरा उसने कहा था कि जॉर्ज बुश ने कहा है कि मैं ज़मीन तुम पर तंग कर दूँगा। तो मुल्ला उमर ने कहा था एक अल्लाह का वादा है कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, हम देखेंगे कि किसका वादा जीतता है और किसकी बात आज उसका वादा जीता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का अखबार हो या कोई और अखबार हो, एक ख़ास किस्म की मंतक पेश कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। कल मैं टीवी प्रोग्राम में था, एक मोहतरमा मारिया मेमन साहबा, उन्होंने वही मंतक पेश की कि अमेरिका तो अपना हदफ पूरा कर गया है। उस अमेरिका का हदफ उसामा बिन लादेन था। तो मैंने कहा वो तो 2012 में मर गया था, उसके बाद 10 साल 1000 अरब डॉलर लगाने की क्या जरूरत थी, आप पकौड़े तल रहे थे वहाँ पर। उसामा बिन लादेन को तो मरे हुए वो तमाशा जो ड्रामा बनाया गया था वो 10 साल पहले था। उसके बाद आपने पूरी कोशिश की इस पूरे खत्ते के अंदर कि आप कुछ कर सकें, कुछ आप नहीं कर सके। 22 अमेरिकन सिपाही रोज़ाना खुदकुशी करते हैं, आज तक की इतला ये है। 22 अमेरिकन वेटरन्स कमिट सुसाइड एवरी डे। 7 लाख के करीब अमेरिकन जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हुए हैं। एक ऐसी इलनेस है कि जिसके बारे में कहते हैं कि ट्रॉमा के अंदर जब बंदा आता है तो फिर वो अपने आप को दुरुस्त संभाल नहीं सकता। उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो $63 बिलियन है अमेरिका का हर साल। दहला के रख दिया, उसको भी छोड़ दें। उस पूरे अफगानिस्तान के अंदर आपने एक $3,60,000 की फौज बनाई जो $7,000 पर महीने तनख्वाह लेती थी, एक सिपाही जो था, और उसमें आपने किस किस को क्या क्या कुछ नहीं नवाजा। फिर आपने एक शैतानी आइलैंड बनाने की कोशिश की। देखें ना, अब लाहौर शहर के अंदर आप अगर एक रेड जोन बना दें, जिस रेड जोन के अंदर आपको शराब भी मिले, जिस रेड जोन के अंदर आपको दुनिया की हर इलाके की तवाइफ भी मिले, जिस रेड जोन के अंदर आपको ख़ास किस्म के नाइट क्लब भी मिलें, जिस रेड जोन के अंदर आपको मसाज पार्लर भी मिलें, एक शानदार, तो आप अट्रैक्ट होंगे, आप उसकी तरफ जाएंगे। और कुरान की आयत बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह कहता है कि बदतरीन है वो लोग कि जिनके लिए फहाशी जो है वो अट्रैक्टिव बना के दिखा दी जाती है और फिर उसके अंदर वो गुम हो जाते हैं। कौन सा ऐसा शहर है जिसके अंदर ये आइलैंड, जैसे शर्जी स्ट्रीट बनाई गई थी इराक शहर के अंदर और उसके अंदर बगदाद शहर के अंदर, लोग उस तरफ पिल पड़े थे, फिर औरतें भी माने, उस जगह पर आप सोच सकते हैं कि उस काबिल शहर के उस रेड जोन के बाहर जहां हमारे साफी भी जाते हैं और जाके वो इंटरव्यू करके ले आते हैं, बाकी 80% उसके अंदर आपको आज भी शटल कॉक बुर्का पहनते हुए औरतें नजर आएंगी। उनका वो तस्वर ही नहीं आगे आ सका। आज भी ये सारे लोग जो कि अमेरिकन से खरीदे थे, उन्होंने जो आइन बनाया है वो पाकिस्तान के आइन से भी ज़्यादा इस्लामी है, लेकिन तालिबान ने कहा कि हम इस सूरत हाल के अंदर इस आइनी तुम्हारी उसके अंदर नहीं आना चाहते। 2019 और 20 ये 2 बहुत अहम ज़बरदस्त किस्म के पीरियड्स हैं, क्योंकि 2018 में अमेरिका ने असेस कर लिया था कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। फ्रांस 2014 में निकल गया था, उसके बाद और लोग भी निकल गए थे। 2019 में कुछ लोग अकड़े और उन्होंने कहा हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि हम अफगान हैं, हम कैसे शिकस्त देते हैं, जिनमें सारे अशरफ गनी वगैरह। उसमें हामिद करज़ई वाहिद बंदा था जो निकला है उस वक़्त। पता नहीं क्या अल्लाह ताला किसी को जब निकालना चाहता है निकाल देता है। कि उस शख्स ने जब ओबामा वहाँ पर आया तो उसने कहा था मुझे बगराम बेस पे आके मिलो, तो उसने इनकार कर दिया था कि तुम मेरे मेहमान हो, मेरे घर पे आओ। और दूसरा ये था कि वो बायलैटरल एग्रीमेंट करना चाहते थे, अमेरिकन ने नहीं किया और अशरफ गनी ने आके कर दिया था। तो करज़ई इसलिए आज करज़ई उनके बहुत ज़्यादा करीब है। 2019 में एग्रीमेंट हुआ था, 2020 फरवरी में, 21 में फरवरी में उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने दे दें, हम कुछ कर दें। उस 6 महीने में 60,000 लोग मरे हैं।
जबकि तालिबान ने रोज़ एक लिस्ट तैयार करते थे, ये 22 बंदे आज हमारे साथ इफेक्ट करके आए, ये 24 बंदे हमारे साथ इफेक्ट करके आए। दो चीज़ें बयान करूँगा, फिर सवाल और जवाब लेंगे, क्योंकि फिर बात और तरह की हो जाएगी। जिसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना मेरा मीडिया कर रहा है, ना इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। इंसानी तारीख में जंगें हुई हैं, सिकंदर ने भी जंगें की हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुई है, वियतनाम वॉर भी हुई है, सब कुछ हुई है। इंसानी जंगों में इंसर्जेंसी भी होती है। आपके दो सिपाही स्वात में जाते हैं, आप पूरे स्वात का असर कर देते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, दफा हो जाओ, हमने मारना है। 3 जगहों पे आम माफी का ऐलान मिलता है इंसानी तारीख, सिर्फ, मुझे कोई चौथी जगह नहीं मिली। अलेक्जेंडर जो था वो थेबस शहर में रहता था, और थेबस वाले जो बड़े अपने आप को आलम समझते थे, उससे तंग थे। उनको खबर पहुंची कि अलेक्जेंडर जो है वो कहीं बुखार में मारा गया है, तो उन्होंने वॉल चॉकिंग कर दी इसके खिलाफ। ये पहली ह्यूमन वॉल चॉकिंग है। वो वापस आया, उसने एक दिन के बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े तक सबको बाहर निकाला और कत्ल कर दिया, और उसकी जगह इतनी माफ़ी नहीं थी इंसानी तारीख में। एक माफ़ी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का के वक्त, दूसरी माफ़ी आज से 834 साल पहले सलाउद्दीन अय्यूबी की। आप कभी वो तारीख उठा के पढ़ लें कि जब ये सऊद क्रूसेड्स जो थे ये दाखिल हुए यरूशलेम के अंदर, तो 50,000 बंदे जो थे मस्जिद अक्सा की छत के और उसके इर्द गिर्द उसके सेन में जो थे वो पना लिए हुए थे, और एक एक बंदे को पकड़ते जाते थे और छुरी से ज़िबा करते हुए नीचे फेंकते जाते थे, और उनके घोड़ों के जो उनके सुमें थी, उनके टखने वो भी खून में डूबे हुए थे, उनको माफ़ किया था। और जो रिचर्ड आज यूरोप का मुतसब तरीन हिस्टोरियन भी हो, तो सलाउद्दीन अय्यूबी को बेहतर इंसान के तौर पर कहे हुए वो गुजर ही नहीं सकता, मुतसब तरीन। ये तीसरी माफ़ी है, और इस माफ़ी के अंदर एक वाक़या आपको बयान कर दूं। आज मैंने वो फिल्म जो है कैरावान ऑफ डेथ जो है, बहुत मशहूर फिल्म है, एक आर्टिस्ट उसने बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। 8000 तालिबान जो थे उनको जनरल मालिक और जनरल दोस्तम ने पकड़ा इस वादे के ऊपर कि आप शहरी हैं और हम आपको आज़ादी से आपके घर ले जाएंगे। उनको कंटेनर्स में बंद किया गया, 8000 लोग, और उन कंटेनर्स को दश्ते लैला की धूप में सहरा में छोड़ दिया गया। सिर्फ 8 या 9 लोग बचे थे जो कहानी सुनाते हैं कि किस तरह उन्होंने एक दूसरे के पसीने को चूसना शुरू किया, और किस तरह उन्होंने पुकारना शुरू किया, और किस तरह वो उस कंटेनर की धूप के अंदर तड़पते हुए चांद थी, और 3000 इज्तिमाई कब्रें बरामद हुई थी। ये जुर्म माफ हुआ। कौन था जिसका भाई वहां नहीं था? जनरल पहलवान जो था उज़्बेक, वो एक तालिब को पकड़ता था, जब उसके हाथ आता था उसकी गर्दन के ऊपर कट लगा के उस पर पेट्रोल भरता था और आग लगाता था, और उसकी तड़प के ऊपर रक्स किया जाता था। ग्वांतानामो बे की 8 बायोग्राफीज आई हैं। उस 8 बायोग्राफीज को अगर आप पढ़ लें, आपको चौथा सफ़ा नहीं पढ़ना। उस जुर्म को माफ किया गया। दुनिया का बदतरीन किस्म का फेल जो है सफारतकार को, ये कभी किसी ने नहीं किया था। पाकिस्तान के सल्तनत से हुआ। मुल्ला अब्दुल सलाम सईद की 60 सफ़े की बायोग्राफी पढ़ लें, वो माफ़ किया गया। ताजिकिस्तान से बाकायदा काबल की एंट्री, आज हैरान कौन मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिकन जिस वक्त काबल में दाखिल हो रहे थे उसकी फुटेज दिखाओ ना आज। और उसने बड़ी खूबसूरत बात की है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, उसने कहा पीसफुल सरेंडर इज अ रेफरेंडम। जब कोई कौम जो है बगैर किसी लड़े हुए कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये तुम्हारी जमहूरियत का रेफरेंडम है। आज उन्होंने आखिरी बात उन्होंने की है, जो इन्होंने लोग जो हमारे ऊपर जो प्रेशर डालते चले जा रहे हैं, जो हमारे के जी वसीउल बुनियाद। आज कोई इमरान खान से कहे कि पीटीआई और अपना नून लीग के साथ वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाए, जो बाइडेन से कहो ट्रंप के साथ हुकूमत बनाए, उससे कहो नरेंद्र मोदी से कहो राहुल गांधी से हुकूमत बनाए। ये सिर्फ उनके साथ रह गया है कि उनको वसील क्यों बनाए। और उन्होंने आज
अपनी 3 दिन पहले ऐलान कर दिया। मैंने पहले दिन भी कहा था, लोग कहते जी अब्दुल गनी बरादर आएगा फलां। तालिबान एक बात पे ईमान और यकीन रखते हैं और वो है बैत। मुल्ला उमर का भी उन्होंने कहा था कि हमने बैत की थी और बैत तोड़ना हमारे लिए हराम है, जब तक कि कोई शख्स जो है वो ऐसी फेल इर्तिकाब ना करे जो खालिस्तन खैर शरी हो और जिसके लिए अमीर बनने के लिए नायल हो जाए। हम बैत नहीं तोड़ सकते। मुल्ला अख्तर मंसूर की बैत उन्होंने की और फिर मौलाना हिब्बतुल्लाह की बैत की। उन्होंने ऐलान किया है कि जो कुछ भी होगा वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक होगा, तुम्हारे डेमोक्रेटिक आइनी सेटअप के तहत नहीं होगा। इसके तहत जिसमें भी आना चाहे वहाँ जाए। ये है वहाँ की सूरत हाल और यही वहाँ का कैफियत है। सवालात जवाबात जो हैं वो इंशाअल्लाह उस पर आगे बात चलती रहेगी। 2 सवाल आते हैं जी। जी जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त गुज़श्ता 15-20 साल से दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पे मुश्किल वक्त आया, तुर्की सबसे आगे होता रहा है। वो बांग्लादेश हो, वो कश्मीर हो, वो फ़लस्तीन हो। तो अफ़गानिस्तान के मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा, इसकी क्या वजह थी? दूसरा ये है कि जो लोग रूस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं उनकी, तो मौजूदा अफ़गान हुकूमत में यानी तालिबान के साथ उनका कोई पैचअप या उनका कोई है चांस कि वो भी उसमें शरीक हों? पहली बात तो ये है, मुझे ये बताइए आपने, मैं तो तुर्की में 3 दफ़ा गया हूँ और मैं तुर्की में तैयब एर्दोगान, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और तैयब एर्दोगान साहब ने शाम के उन इलाक़ों पे बाकायदा फ़ौज भेज के कब्ज़ा किया है, जैसे जराबलस वगैरह है या कोबानी वगैरह है। ये सारा इलाका जो है ये हलब और इदलिब के दरमियान का इलाका है। क्यों कब्ज़ा किया है? इसलिए कि वहाँ कुर्द आबाद थे और वो चाहता था कि कुर्दों को अपने इलाके से परे धकेल दिया जाए और वहाँ पे अरबों को आबाद कर लिया जाए। फिर अपने इलाके से उसने कुर्दों को धकेल के वहाँ शाम के अरब लेके आए, जैसे उसने उर्फा में, हताई में, किलिस में, इन सारे इलाकों पे हम लोग गए भी हैं, मैंने तमाम भी लेके गए। ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा आलमिया था शाम का वहाँ पर। और कतर के साथ उन्होंने मिलकर एक वेलफेयर की एक तंजीम जो है वो करी। पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, काम अच्छे कर और फैज़ के असबाब बना। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आप मार खा के आ जाओ काफरों से, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। आप लोगों से, अमेरिका से कुट खा के आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। मैं तुम्हें, ओ तुम अमेरिका से लड़ता क्यों नहीं है? अल्लाह ने तुम्हें खाना खिलाने का हुक्म दिया हुआ जहाद के अंदर, जहाद के वक्त। ये मिसरा लिख दिया कि शौक में महराब मस्जिद पर कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। यानी आप 140 मील के उस रेडियस को तो फतह कर सकते हो, लेकिन जहां आपको मामला आ जाता है कि यहां आपने दैर दूर के किले में जाना है और यहां पे अमेरिकन और रशियन मफादात के साथ टकराव आता है, आप पीछे हट जाते हो। आपके इलाके से मैंने सवाल किया था उनसे, मुझे कहा कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे लिख के सवाल दे दें। मैंने कहा लिख के तो कभी भी सवाल नहीं किया करते। मैंने कहा आप सिर्फ एक सवाल मैं ऐड कर सकता हूँ कि इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में ये अमेरिकन जहाँ से उड़ के वहाँ जाके तैर सूर के अंदर बाकी जगह पर जाके बमबारी कैसे कर लेते हैं आपके इलाके। दूसरी बात यह है जहाँ तक रोहिंग्या का ताल्लुक है, क्योंकि रोहिंग्या उस शाम के इलाके में फिट नहीं होते थे। एक रोहिंग्या को टर्की की नेशनलिटी नहीं देगी, शाम के सबकी नेशनलिटी देगी। खैरात खिलाना अपनी जगह। मैं आपको बताऊं, शुरू में जब मुल्ला उमर उस वक्त उसके खिलाफ इंडियंस, ईरानी ये सारे लड़े थे, तो एक बहुत तल्ख बात मैं आपको कर रहा हूं। और उस वक्त ऑनस्लॉट आ गया था कि काबुल में बहुत सारी सूरत हो जाएगी। तो पाकिस्तान से कुछ तबलीगी गए थे वहां पर, कल चलो चलो तबलीग पे निकलते हैं। तो मुल्ला उमर ने तबलीगी जमातें पर पाबंदी लगा दी थी कि ऐन वक्त जहाद में ये कौन सी बात है कि 40 दिन का चिल्ला काटा जाए और 4 महीने का चिल्ला काटा जाए। ये किस रसूल ने तुम्हें तबलीग भेजी? असल मसला यह है कि मामला असल है जहाद का। आपकी कन्विक्शन ही नहीं है तागूत के साथ। मैं यकफुर बित्तागूत वजुमन बिल्लाह। आप तागूत के बाजू जो मर्जी करते रहो, आपको अल्लाह ताला आपको अजर दे। बाकी दूसरी आपने बात की तो इसकी की थी, दूसरी आपने की थी उनकी। जो एक बात, दूसरी बात यह है कि
अफ़गानिस्तान में जो रूस के मुकाबले में जो लोग बनाए गए, क्योंकि हम लोग ने सबने खुद वो तंजीमें जो थी वो तंजीमें बनाई गई थी शुरू से पहले। एक तो शुरू में कुछ लड़ने वाले मुजाहिदीन आए थे, वो 1-1.5-2 साल तक। 82 के बाद हुआ ये था कि जब वहाँ से हिजरत शुरू हुई है तो असिस्टेंट कमिश्नर जो होता था उसके पास एक महाजर को पेश किया जाता था कि ये महाजर वहाँ से आ गया, क्या करें। अब वो होता था एक डिपोटेशन एक्ट होता है कि इसको वापस भेज दिया जाए, उसको कहते हैं ट्रेस पास का। हम उसको कहते थे हम क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में थे कि किसी से तस्करा ले आओ, किसी से कुछ ले आओ। वो हिकमत यार के पास जाता था, सियाफ उस तस्करा लेके वहाँ आ जाता था और हम उसको कहते। इस तरह तो हमने वो तंजीमें बनाई, कन्विक्शन नहीं थी। फिर दूसरी बात यह थी, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तस्वर ये दिया जाता था, ये देखिए क्या बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक सब कुछ है, ये कुछ सेटअप के अंदर लेके आएंगे साथ। और फिर वो इस तरह अमेरिकन एड के मोहताज बन गए थे। शुरू में बहुत अच्छा रहा। शुरू में मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं पहली दफ़ा जिस वक्त कंधार गया हूँ, ये बात है 1983 की, तो कंधार के लोग कहते थे, आगे बल्कि गजनी के भी लोग कहते थे कि जब रशियन प्लेन्स आते हैं ना तो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की परिंदे आ जाते हैं जो उड़ते हुए गुजरते हैं और हम छुप जाते हैं, वो बमबारी करके चले जाते हैं। लेकिन फिर ये चीज़ें ख़त्म होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर वही हो गया कि 2 ट्रक ISI के गायब हुए, उधर बेच दिए गए, 2 उधर बेच, फिर इस तरह की सूरत है। और जब आप में अंदर खराबियाँ आती हैं तो अल्लाह ताला की रहमत जो है ख़त्म हो जाती है। 1989 से लेके 1994 तक जिस शख्स ने भी काबुल शहर देखा है, वो शख्स कभी एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर सकता है कि ये वो लोग हैं जो कुफर के साथ लड़ रहे हैं। एक पहाड़ी के ऊपर अहमद शाह मसूद की फौजें थी, एक पहाड़ी के ऊपर हिकमत यार की फौजें थी, और काबुल शहर जो खंडर बना दिया गया हुआ। आज वो लोगों को अंदाज़ा हुआ है। आज हिकमत यार साहब से मेरी पिछले दिन मुलाकात हुई थी जब लाहौर आए थे, तो आप वो समझते हैं कि एक वसीउल बुनियाद किस्म की सूरत हाल हमें बननी चाहिए। आपको पता है कि जिस 3 बड़े कमांडांट्स को गवर्नरों के खिलाफ तालिबान खड़े हुए थे, और जिसमें स्पिन बुलदक का था, लश्करगाह का था और उसके बाद कंधार का था, ये तीनों जो थे ये हिकमत यार के लोग थे और तीनों पे संगीन इल्ज़ाम थे। जिस वक्त तो कंधार के उसमें गए हैं जानान के कैंप में, तो उसके पीछे कम से कम 200 औरतों की लाशें थीं कि जिनको रेप करके फेंका जाता था और उनको बाद में और सबको पहचाना गया था कि कौन जनान आगा है, और जनान आगा को फांसी दी गई थी। हिकमत यार का सबसे बड़ा कमांडर था। तो जब आप अपने कमांडर, मैं खुद जानता हूँ अकबर बड़ेज को, उसने जो बंद बनाया था, मैं चागे में था, हिकमत यार का वो कमांडर था, उसको हमने पीछे हटा के से बंद वापस से, क्योंकि पानी लोगों का रोक रहा था। जब आप ज़ाती तासुब की बुनियाद के ऊपर ये बिल्टअप करेंगे तो ये, इसीलिए उनको अल्लाह ने उस तरह की नुसरत अता नहीं की जैसी नुसरत तालिबान को दी। और यह सब इजाज़त तो मैं भी जी बिस्मिल्लाह। अमानत के तौर पे मेरे पास 3 सवाल आए हुए हैं। जी बिस्मिल्लाह। एक एक करके मैं पूछूंगा, जवाब अगर मुख्तसर आएगा तो फिर मज़ीद सवालों की गुंजाइश भी हो जाएगी। ठीक है। पहला सवाल ये है कि ख़बर आ रही है कि तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम होने के बाद जो वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग थे उनकी जेलों में, उन सब को बग़ैर किसी वजह से निकाल दिया है और वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पहली बात तो यह है कि इसका जवाब खुद ज़बीला मुजाहिद दे चुके हैं। ज़बीला मुजाहिद ने कहा है कि जब हम काबुल के अंदर दाखिल हुए हैं तो काबुल के अंदर दाखिल होने से पहले ही बहुत सारी फोर्सेस जो थीं वो वहाँ से फ़रार हो गई थीं। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए हमारे यहाँ होता यह है कि कन्फ्यूजन जो जवाब आता है वो नहीं नशर कर, और वो उसमें से जेल की वो फोर्सेस जो थीं वो भी निकल गई थीं, और निकलते निकलते वो कैदी जो थे वो उनके जाने से फ़ौरन रिहा हो गए थे। उनके अंदर एक फ़कीर मोहम्मद जो था वो तो TTP का जो है वो उसको रिहा किया गया है, रिहा हो गया है। उसके अलावा TTP के कोई कैदी जो थे, आप खुद सोचें 67 जो हैं वो इंडियन बेसिस हैं। NDS, यही पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है NDS के ऊपर कि वो TTP को प्रोटेक्ट करती है, वो उनको जेलों में डालेंगे। और ने कहा हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ कौन था कैसा था, हमारे अपने कैदी जो हैं वो हमारे पास पहुँच गए थे, हमें पता है, बाकी तमाम आम कैदी जो थे वो उसका, और TTP का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ना, कौन सा कैदी TTP का है और कौन सा नहीं है। एक तो ये है कि इसका जवाब खुद ज़बीला मुजाहिद है, हमने नहीं छोड़े, हमसे पहले जो भी था वो छोड़ा जा चुका है। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल ये है कि पिछली दफ़ा जब तालिबान गालिब आए थे तो हज़ारा में
बहुत कत्लेआम हुआ था। इस दफ़ा ख्याल था कि उस तरह की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि उसी तरह के मामला होना शुरू हो गए हैं। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इसके ऊपर भी उनकी इमारात की वेबसाइट पर चले जाएं तो सवालात के जवाब मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया है कि उन्होंने बाकायदा 3 लिंक दिए हैं कि काबल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जुलूस मुहर्रम के 7वीं और 8वीं और 9वीं के जुलूस हैं वो गुजर रहे हैं, आप उनको लाइव देख सकते हैं। दूसरा, तालिबान की क़यादत बाकायदा उस मजलिस में शरीक हुई है जो वहाँ गई है। तीसरा ये है कि मजलिस वहदत इस्लामी जो है वो जो है उनकी अब्दुल्ला मज़ारी की, वो बाकायदा ईरान के साथ उनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं और ख़ुद ईरान ने उनको कहा है कि आप इनका तालिबान का साथ दो, और वो आजकल उनके साथ हैं। और चौथी बात यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ी चीज़ थी जुंदुल्ला, उस जुंदुल्ला के चीफ़ को तालिबान ने पकड़ के कत्ल किया है और ईरानियों को बताया है कि आप हमारे सामने हैं, और ये रिपोर्ट्स भी उनकी अलमारा साइट पे मौजूद हैं। और उनके यहाँ कतन एक चीज़, क्योंकि हज़ाराजात का इलाका जो है ये सेंटर के अंदर मौजूद है, और सेंटर के अंदर हज़ाराजात का इलाका जो है वो सबसे पीसफुल है इस वक्त इलाका जो है। बहुत शुक्रिया। तीसरा सवाल जो है, ये सब सवाल अमानत हैं जो मेरे सामीन की तरफ से आ चुके हैं। तीसरा सवाल ये है कि ख़दशा पाया जाता है, ख़तरा पाया जाता है कि अहमद शाह मसूद के ख़ानदान और उसके ख़ास तौर पे बेटे की तरफ से तालिबान के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त मुज़ाहमत और मुखालफत होगी। आप इसके कितने इम्कानात समझते हैं? अहमद शाह मसूद का जो भाई है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अहमद वली मसूद जो है, और भाई यहाँ बैठा हुआ है कि हमें तालिबान जो हैं उनसे साथ मिल के हमें हुकूमत में हिस्सा ले दो, और बेटे को वहाँ बिठाया हुआ है कि ताकि तुम 2-3 बयान दो। लेकिन बात सुनें, जो पंजशेर वैली है, इस पंजशेर वैली की कोई हैसियत नहीं है अगर उसका जो ताजिकिस्तान वाला बॉर्डर है, शाह सुल्तान बंदर वाला बॉर्डर जो है, वो अगर उनके पास ना हो, क्योंकि ताजिक स्पोर्ट जो है तो वहाँ से आती है। जब 1996 में तालिबान आए थे तो अहमद शाह मसूद जो है, इसका एक घर दुशंबे में भी है। जो लोग दुशंबे गए हैं वो देखा बहुत बड़ा घर है जो उसको बना के दिया गया है। तो दुशंबे में उसने इंडियन एम्बेसडर को बुलाया। अब तो ये आम सी बात होगी, उसने आर्टिकल भी लिख दिया है। तो उसने कहा कि मुझे आप सपोर्ट करें, मैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता हूँ। और उसने अपनी टोपी उतारी और कहा अगर मुझे अफ़गानिस्तान में इतनी सी जगह भी मिल जाए तो मैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। तो उसने कहा कि हमें क्या फ़ायदा होगा? तो उसने कहा तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना। तो इंडिया ने $7 मिलियन से एक अस्पताल बना के दिया था और 10 हेलीकॉप्टर दिए थे जो उसके सिपाहियों को वहाँ लेके आते थे। पंजशेर बहुत सख्त किस्म की वैली है, यहाँ रूस भी नहीं घुस सका था, लेकिन उसके लिए आपको एक बॉर्डर चाहिए होता है जहाँ आप सप्लाई ले सकें। वो बॉर्डर इस वक्त तालिबान के पास है। और तालिबान की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक मूव हुई है कि उन्होंने चारों तरफ जितने भी बॉर्डर थे, चारों तरफ, मसलन इस्लाम शहर का बॉर्डर था जो हेलमंद की तरफ से ईरान को जाता है, वो उनके पास है। तोरखम का बॉर्डर उनके पास है। उसके बाद बुलदक का बॉर्डर उनके पास है। वाखान कॉरिडोर का बॉर्डर उनके पास है। ताजिकिस्तान का बॉर्डर उसके पास है। और तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर चूँकि बहुत ज़्यादा हिली है वहाँ वो, लेकिन वहाँ भी उनके पास है। तो इस वक्त कल उन्होंने ज़मीर अमजाद ने बड़ी बात की। उसने कहा हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक गोली भी अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलेगी, एक गोली। यानी इतनी बुरी डिफीट हुई है कि इस वक्त दुनिया में जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है वो दुनिया में बेहतरीन हेलीकॉप्टर समझा जाता है। 160 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उनके पास आए हैं। दुनिया के किसी एक मुल्क के पास 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर नहीं है, जबकि तालिबान के हाथ में 160 हेलीकॉप्टर आए हैं। आप खुद सोचें कि किस बुरी तरह अमेरिका भागा है वहाँ से। शुरू में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि उनका इरादा यह है कि वो खिलाफत कायम करेंगे इस्लामी असूल पे। तो पहला सवाल ये है कि वो खिलाफत जो कायम करेंगे वो सिर्फ जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है उसके अंदर ही रखेंगे? अगर उस हद तक ही रखेंगे तो क्यों रखेंगे? क्योंकि माजी में तो जो खिलाफत का हम पढ़ते हैं वो तो फिर एरियाज़ को एक्सपेंड करती हैं और जगहों पे भी अपनी हुक्मरानी लेके जाते हैं। और इससे कनेक्टेड ये है कि वो यूएन की रिकग्निशन सीख करेंगे, और अगर करेंगे तो उसकी साथ जो बहुत सी लिमिटेशंस आएंगी, इंटरनेशनल चार्टर्स आएंगे, तो वो और जो उनका खिलाफत का इरादा है वो आपस में रिकनसाइल किस तरह होता है? देखिए, एक तो 6 साल तक उन्होंने पहले हुकूमत करके देखी, और इसीलिए अपने आप को खिलाफत नहीं इमारत कहते हैं कि खिलाफत ज़ाहिर बात है। हमारे यहाँ मॉडल्स रहे हैं 1400 साल में
कि हमारे यहाँ 2 ये हुकूमतें रही हैं, लेकिन उनको हम आइडियल नहीं समझते। आइडियल तो वही है कि मुस्लिम उम्मा की एक हुकूमत हो और एक खलीफा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, हम बड़े अजीब व गरीब लोग हैं। एक पूरे का पूरा मुल्क जिसे हम चीन कहते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं था बहुत अरसा तक। आपको पता है, ताइवान होता उसकी जगह। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कभी सीख नहीं किया। वो इस दुनिया में जिंदा रहा। उस मौजूद की हम टोपियाँ पहनते रहे, उस मौजूद की हम लाल बुक जेब में डालते रहे, जिंदा रहा, दुनिया में चलता रहा। फिर हम अमेरिका को ज़रूरत पड़ी, फिर निक्सन आ गया, किसिंजर आ गया, हमने उसको जहाज़ में बिठाया, हमने उसको वहाँ लेके गए, उनका मायदा हो गया। उन्होंने ताइवान को कान से पकड़ा, उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जाओ जाके जो मर्जी पकौड़े तलो, जो कुछ करो। अब तो चीन आ गया हमारे पास। एक IMF का, वर्ल्ड बैंक का सिस्टम था जिसके तहत तो सारी की सारी करेंसी डील करती थी, सूदी निज़ाम था। 1917 में एक मुल्क आता है जिसे रशिया कहते हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस मॉनेटरी सिस्टम के तहत। बाजार से सोना खरीदता है, बाजार से डॉलर खरीदता है और अपनी पेमेंट्स करता है, और उसके बाद तो सर्वाइव करता है, 75 साल तक सर्वाइव करता है। इकोनॉमिकली कोई मसला नहीं था। मसला ये हुआ था कि सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की हो गई थी कि एक ऐसी कंपैटिबिलिटी में पड़ गया था, वॉर, स्पेस वॉर और ये वो, इसकी वजह से उसने अपने आप को ख़राब कर लिया, लेकिन वो चलता रहा। हमारे बारे में हमें सवाल किया जाता है कि आप कैसे चलोगे, यानी अफगानिस्तान का अकल से लोग तनख्वाहें कहाँ से देंगे, फलां कहाँ से देंगे। पूरी दुनिया डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, कभी पूछा है तनख्वाहें कहाँ से देते हो? क्या डॉलर खाने के लिए आते हैं तब लोग जिंदा रहते हैं? उस मुल्क की इकॉनमी जो होती है वो उसके खेत होते हैं, उसके कलियान होते हैं, उसके इंडस्ट्रीज चल रही होती है, बाकी चीज़ें। अफगानिस्तान इज़ क्वाइट सस्टेनेबल। और अफगानिस्तान में 30 साल तक ईरान, बल्कि 40 साल हो गए हैं सैंक्शंस के अंदर है। क्या ईरान का पेट्रोल लोगों ने खरीदना बंद कर दिया? क्या ईरान की उनकी मिडिल लोगों ने खरीदना बंद कर दी? लिथियम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं, सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहते हैं, और पागलों की तरह लोग तैयार करें। 68% ठेके इस वक्त चाइनीज के पास हैं, 68%। और अमेरिकन कहते हैं कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज कंपनी। और उसके अंदर उनका गोल्ड एंड कॉपर, उनकी माइंस का ठेका उनके पास है, उनके पास वो गैस पाइपलाइन का जो ठेका उनके पास है, उनके पास ताजिकिस्तान के सिल्मी डैम के सप्लाई का ठेका, इलेक्ट्रिक सप्लाई ठेका उनके पास है। अकेला सिर्फ मार्बल और ये चीज़ें बेचना शुरू कर दें तो वो काफ़ी है। आज बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। पूरी की पूरी इकॉनमी जो थी, उसके अंदर 70% इकॉनमी जो थी वो ड्रग्स के ऊपर बेस करने लगी थी अफगान गवर्नमेंट की। वो तालिबान ने उसको माइनस करने का कहा है, और पहले भी माइनस कहा था। मसला कुछ नहीं होता, दुनिया में मुल्क सर्वाइव करते हैं, करते रहे हैं, हमेशा से करते। क्यूबा जैसा मुल्क सर्वाइव करता रहा है, कोरिया जैसा मुल्क सर्वाइव कर रहा है। कौन सा मुल्क है जो सर्वाइव नहीं कर रहा? और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि तालिबान बुनियादी तौर पर उन पर इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर है कि आपकी सरजमीन जो है वो किसी जगह इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, वहाँ नहीं होगी, वहाँ नहीं होगी। ज़ाहिर बात है ऐसी सूरत हाल के अंदर एक नारा नहीं लगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आसिम महमूद ने परसों एक कॉलम लिखा, कहता है मैं बाजार में से गुजर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने बिठा लिया, और ये सवाल मुझसे भी हुआ है बहुत दफ़ा कि ये बताओ अगर ये नूर मुकद्दस वाला वाक़या तालिबान के ज़माने में होता तो क्या होता? उसका गर्दन ना उड़ा देते अब तक 2 दिन के अंदर। ये जो वाक़या हुआ है, जो लड़के का वो जो जिसने वीडियो बनाई है थप्पड़ पर मार मार, ये अगर आज तालिबान होते तो क्या करते? ये जो लाहौर का वाक़या हुआ है, जो उसमें मीनार पाकिस्तान का, ये होता तो क्या करते? जितना आपका गंदा एंग्लो सैक्सन लॉ रहेगा और जितना वहाँ प्रॉम्प्ट जस्टिस होगा, उसकी खुशबू जहाँ आएगी। मैं वाक़यात के वाक़यात कोट कर सकता हूँ जिस ज़माने में तालिबान वहाँ थे, कि लोग अपने मुकदमा लेके कंधार में, हिलमत में, गजनी में, पख्तिका में जाते थे और इंसाफ लेके आते थे। तो एक खुशबू का चिराग वहाँ जलने तो दे। फैल जाएगी खिलाफत, ऐसी कौन सी बात? वो खिलाफत वाले सवाल का जवाब, खिलाफत देखिए, पहली बात है कि मैं वो जो मुल्ला अमर का जवाब भी था कि वो एक सिर्फ छोटा सा भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं उस पर कायम करूँगा, और आप उसी के दावे थे, उसी के ही जिम्मेदार हैं जी। बेसिकली टेक्निकली फ़र्क हम करते हैं। खिलाफत के बारे में तसव्वुर ये कहता है पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो एक खलीफा के मतहत होंगे, और उसके
फिर ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ अलग भी रहे, 2-2 3 लेकिन आइडियल यही है कि उमर इब्न खत्ताब के ज़ेर साया ही सारे थे, अली इब्न अबी तालिब के ज़ेर साया थे, फिर मुआविया भी लगा हो गए, लेकिन आइडियल वो आइडियल सूरत हाल है। वो जब कभी आएगी इंशाअल्लाह, और रसूलुल्लाह की पेश गोई है कि खिलाफत अला मनाजिर नबू आएगी। एक जगह पे आप इस्लामी कवानीन नाफिज करते हैं और उसमें एक अमीर होता है। लफ्ज़ तो कुरान में तो लफ्ज़ इमारत का है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम में साहिब अमर है उसके, और साहिब अमर के लिए इस्लाम ने बताया कैसे उसको कटा करना, वैसे ही उन्होंने किया। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, उमैर मिनहास दुनिया टीवी से। तो सारा मैं कवर करता रहा हूँ, ये जब से इन्होंने रंजन जो पहला इन्होंने सूबाई दारुल-हुकूमत लिया था, तो मैं हेडलाइन बना के देता था तालिबान की पेशकदमी जारी। तो हमारी हेडलाइन जो बंदा बैठा होता था ना, वो कहता था अच्छा इतने सूबाई दारुल-हुकूमत कर लिए, इतने फ़ीसद कर लिया। मॉस्को भी इन्होंने जब कहा ना 85%, वो भी टिकट मैंने दिए। तो मैं ये हेडलाइन बना के देता था। तो आज आगे जो हमारे बैठे हुए थे ना, वो मसलक वाले थे, तो जो उन्होंने हेडलाइन बनाते थे वो कहते थे अफ़गानिस्तान में बदअमनी के साए तालिबान ने 17 सूबाई दारुल-हुकूमत कब्जे में ले लिए। वो इस तरह बनाते थे। तो बहरहाल अच्छा सर, एक सवाल जो मैंने कल ही देखा CGTN पे, उसका इंटरव्यू सोहेल शाहीन का, उसको भी बनाया मैंने। तो वो कह रहा था हमने तो इस्लामी द अफ़गानिस्तान इस्लामी अमारात के लिए जंग लड़ी है 20 साल, हम तो वही कायम करेंगे, ठीक है। और उसमें वो दूसरे अफ़गान सियासी रहनुमा भी शामिल होंगे तालिबान के अलावा। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, अब्दुल गनी बरादर का क्या रोल होगा, क्या वो ये अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला हैबतुल्लाह और मुल्ला हकीमुल्लाह जो उनके चीफ जस्टिस हैं, ये सारे लोग शिफ्ट होंगे काबुल में, फॉर्मेशन क्या होगी ये ज़रा बताएं। और दूसरा ये बताएं कि उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया, आप उसको बार बार प्रोपोगेट कर रहे हैं, माफ़ी का ऐलान किया, लेकिन कल खबरें आई हैं, हमने उसको उन खबरों को रोका है। एक जर्मन सहाफ़ी को के घर में छापा मारा है, और उन्होंने नेटो के साथ काम करने वाले लोग जो हैं, जो उनके घरों में छापे मारे हैं, और जो जर्मन DW के लिए काम कर रहा था उसके घर में छापा मारा था। एक उनका रिश्तेदार मारा गया है, एक ज़ख्मी हुआ, बाकी भाग गए हैं। और जर्मन सहाफ़ी जो है वो शायद वैसे मुल्क से निकल गया है। तो उस खबर को हमने छुपाया है कि अभी तक उनका कोई बैड इमेज ना आए। ये बताएं कि अगर माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं तो वो दिल से ऐसा क्यों फिर वो ऐसा अमल नहीं कर रहे। और दूसरा फॉर्मेशन क्या होगी गवर्नमेंट। मैं अर्ज़ करता हूँ, पहली बात तो ये है कि माफ़ी का ऐलान के साथ एक शर्त भी है, फॉर द फ्यूचर कॉन्डक्ट। माफ़ी का ऐलान ये नहीं होता कि तुम जो बंदूक जब तक चलाई थी वो तो हमने माफ़ किया, आइंदा जब चलाओगे तो आइंदा माफ़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो जर्मन सहाफ़ी है वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, जी मुझे पता है, उन्होंने बहुत थोड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। देखिए एक बात तो ये है कि उन्होंने अपना झंडा बदला है, क्योंकि उनको पता चला था कि एक स्कीम बनाई गई है अफ़गानी तासब, क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त ज़बीला मुजाहिद ने 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी मीडिया के ऊपर। उसने कहा देखो, एक तो यह है कि इस्लाम के बारे में हमने मार खाई है 20 साल, अब 20 साल को छोटी जंग नहीं होती, इस्लाम के बारे में हमको बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई वरना कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा ने कहा देखो, इस्लाम अफ़गानिस्तान एक मल्टी एथनिक मुल्क है, यहाँ तुम एथनिकसिटी की तासुबात आगे नहीं लेके आओगे। उन्होंने एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई है, बड़ी तल्ख हदीस है, और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपने फरमाया 2 झंडे हैं, एक है लिवा और एक है राया। राया कहते हैं जंग के झंडे को जो काला होता था और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा रहता था, और एक है लिवा जो कि अमन का झंडा होता है, जो सफ़ेद होता है, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया यही 2 झंडे हैं, इसके अलावा सब झंडे अंधे झंडे हैं, क्योंकि वो असबियत दिखाते हैं, और अंधे झंडे के साथ लड़ने वाला जहन्नुम में जाएगा। असबियत के लिए जिसने बुलाया उसने अपने आप को जहन्नुम में धकेला। इतनी सख्त चीज़ है, इतना सख्त। ला फज़ल अला रबी रबी असबियत। एक जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र के साथ खड़े होकर कहा कि तुम्हारी जाहिलियत के, असबियत के, रंग के, नस्ल के बुत मेरे पाँव तले किरची किरची हो गए, और सिर्फ वहाँ का। और वो उन्होंने साबित किया। देखें, कभी आप देखें जिस वक्त तो 1906 में थे, उनके साथ बदख्शानी शिया भी थे साथ, उनकी कैबिनेट, उनका जो वेलफेयर का मिनिस्टर, उन्होंने पख्तिका के अंदर एक शिया को गवर्नर लगाया था उस वक्त, और वो फारसी स्पीकिंग था। ये एक रोल इसके अंदर वो जो जर्मन सहाफ़ी और ये मीडिया, और उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई काम अगर होगा तो ये मीडिया से होगा, कि ये वो लोग हैं
कि जो 20 साल की जद्दोजहद 1.5 मिनट की कैसेट के अंदर आके तबाह कर देते हैं। ये वो लोग हैं आज तक अपने ये कसूर नहीं मानते जो वो कैसेट उन्होंने उसकी कोड़ों वाली स्वाद की निकाली थी। और अगर स्वाद की कभी किसी ने कहानियाँ लिखनी शुरू करेगा, जब इस मुल्क में अल्लाह ताला आज़ादी देगा तो स्वाद तो कहानियाँ लिखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कुछ बीता है इस मुल्क के अंदर। यानी आप खुद सोचें, आपका एक सिपाही मारा जाए तो आप दुनिया उजाड़ देते हो उस घरों की, उस इलाकों की। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ था, वहाँ तो सर सवाल यहाँ ये आता है कि जिस चीज़ से ये जिक्र कर रहे हैं अफगान सहाफ़ी है, उससे सिर्फ जर्मन मीडिया ने रिपोर्ट किया, किसी और ने नहीं। क्या पता जर्मन मीडिया सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पहले तो ये भी सबूत देना। नहीं, पहली बात तो नहीं, मुझे इस वाक़े का पता है, वाक़े का पता है, जर्मन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, मुझे उस वाक़े का पता है। देखिए जर्मन मीडिया ने भी रिपोर्ट की नहीं, सही किया। मैं बताऊँ आपको, अच्छा सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, आप इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी में गुजारते कम से कम इसी 20 सालों के अंदर बगदाद फतह हुआ है, मूसल फतह हुआ है, ठीक है, रमल्ला वो क्या नाम है देता खास के फलूजा फतह हुआ है, ठीक है, हलब फतह हुआ है। कोई इतना पीसफुल शहर फतह हुआ है मुझे बताओ यार, बताओ तो सही। कोई फौज इतनी आसानी से इतने अमन से दाखिल हुई है किसी मुल्क में? फॉर्मेशन क्या होगी गवर्नमेंट की? फॉर्मेशन उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज ऑन शरिया। सर जो उनका रोड मैप है सितंबर 2019 का, ओदे क्या होंगे? सदर होगा कोई? नहीं, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन। ये क्या होंगे? गनी और मुल्ला यकूब? ये बाद में बनाया जा सकता, कुछ भी कर सकते। देखें ना, देखें फॉर्मेशन का जहाँ तल्लक है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में और तरह की फॉर्मेशन है, हज़रत उमर के ज़माने में और तरह की फॉर्मेशन, हज़रत उस्मान के ज़माने में और तरह, हज़रत अली ने बिल्कुल हालात के मुताबिक फॉर्म। लेकिन अमीर जो है इस्लाम में 3 ही ओहदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उलिल अम्र मिनकुम। चौथा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि 400 बंदों की पार्लियामेंट जो है वो खड़े होकर कह दे कि कुछ दिनों के लिए कुरान की फलां सस्पेंड कर देते हैं, तो अब कर दो। पाकिस्तान में बहुत सारी आयतें सस्पेंड। सर सवाल ये है कि तालिबान की जीत से पाकिस्तान में मौजूद इस्लाम पसंदों को तक़वीत मिली है। क्या इस तक़वीत के साथ आईने पाकिस्तान को मुकम्मल इस्लामी ढांचे में ढाला जा सकता है या इस पर अमल दरामद करवा सकते हैं? दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की मजहबी जमातें बुरी तरह कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। ये तमाम जमातें रूस के ख़िलाफ़ जहाद के वक्त मुतहरिक थीं, अमेरिका के आने पर गूंगी बहरी बन चुकी थीं। यूँ इस मंजरनामे पर पाकिस्तान में इस्लामी जमातें सलाहियत से आ रही हैं या अमेरिका से यारी है कि अमली सूरत हैं? 90 की दहाई में निज़ाम मुस्तफ़ा की वादें बुलंद करने वाली जमात मुस्लिम लीग नून भी अब वो जमात बन चुकी है जो इस्लाम की इज़्ज़त की बजाय वोट की इज़्ज़त की बात करती नज़र आती है। तहरीक लब्बैक को आम अवामी हमायत हासिल है, मगर इनके यहाँ भी विजन नज़र नहीं आता मासवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना जज्बाती वाबस्तगी के। इस सूरत हाल में इस्लामी इनकलाब की पाकिस्तान में सूरत कैसे बन पाएगी? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने 1994 में तालिबान को बनते देखा है, और अफ़गान माशरा जो भी हो, एक उसमें खूबी है वो है ट्राइबल माशरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जब आई थी तो ओरिजिनली ट्राइबल माशरा था, लेकिन ट्राइबल माशरे की असबियत को भी आप नहीं जानते, बहुत बुरी असबियत होती है और उस असबियत से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। 18 लोग थे जो पहले आए थे, जिनमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ और मुल्ला ये जो थे अब्दुल गनी ब्रादर और उसके साथ जलालुद्दीन हक्कानी, ये लोग थे। और आखिरी जो था 49 लोग बने थे ये टोटल। ये वक्त की ज़रूरत बने थे। क्यों? कोई ऐसी सियासी तंजीम, मजहबी तंजीम, जहादी तंजीम नहीं थी कि जिसके भत्ताखोरी के एजेंट्स जो थे वो पूरे अफगानिस्तान में ना फैले हो। 2 बड़ी तंजीमें थीं, अहमद शाह मसूद की और हिकमत यार की। उन्होंने एक दूसरे के हज़ारों लोग कत्ल किए हुए थे। कुछ लोग ज़ाहिर शाह को मांग रहे थे, वहाँ पर वो एक और तरह का ग्रुप बना हुआ था। पूरे अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी का ये आलम था कि शहरों के अंदर बाकायदा कमंदान जो थे वो बाकायदा तीर के निशान लगाते थे और कहते थे यहाँ से एक औरत जो है हम रात को उठा के ले जाएंगे। तो अल्लाह ने उस ज़रूरत के अंदर से कुछ लोगों को पैदा किया। 17 लोग जो थे वो, कभी आपने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को देखा हो तो मेरी तरह का मोननी सा आदमी है, बल्कि मेरा हाथ शायद ज़्यादा सख्त हो, इतना नाजुक उसका हाथ है, जिसने कमांड किया था स्पिन बुलदक के मेन सेंटर को, कि जिस सेंटर के अंदर सबसे बड़ा जो था उनका असला का ठिकाना था, और उसके साथ ये था कि वो स्मगलिंग करते। तो उन्होंने ट्रक लिया था, उस ट्रक के अंदर कोई ये लोग बैठे थे 18 या 19,
उस ट्रक के अंदर उन्होंने कहा था कि स्मगलिंग का सामान है। उन्होंने पूछा कितने टीवी हैं, उन्होंने कहा इसके अंदर 50 टीवी हैं। तो उनका 50 टीवी हैं तो इतने अफगानी दे दो। उन्होंने जेब से लाके अफगानी दिए और ट्रक जब बुलदक शहर के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने अंदर जाके वो अपनी कलाशनकोव निकाल और कब्जा कर लिया था। और उससे वो तहरीक उठी थी। और बुलदक जब कब्जा हुआ है तो जब उन्होंने मैसेज भेजा था वहाँ से कंधार शहर कि हम आ रहे हैं, तो एवरी पर्सन फ्रॉम कंधार केम आउट उनको इस्तकबाल करने के लिए, और पूरे को पूरी छावनी सरेंडर कर दी थी। अल्लाह तबारक व तआला नीयत और लोगों की तवक्को, लोगों की ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर लोग पैदा करता है, ये पीछे रह जाते हैं। कौन है आज हिकमत यार के पीछे इसके इस्लाम में? बंदा नजर को नहीं आता। कौन है आज अहमद शाह मसूद के पीछे? आज उसका बेटा जो ढूंढता फिर रहा है कि मुझे मेरे साथ चलो, तुम निकलो। अखबार में जो लोग ट्विटर पर जिंदा रह रहे हों, जो लोग फेसबुक पर जिंदा रह रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह क्या है? फेसबुक पर जिंदा रह रहा है। कभी अहमद शाह मसूद को फेसबुक पर जिंदा रहने की जरूरत पड़ी थी? खत्म हो गए। कहाँ है अब्दुल अली मजारी के लोग? कहाँ है उसके रसूल साहब के लोग? जर्मनी में बैठा हुआ बयान दे रहा है, कुछ भी नहीं। फॉलोइंग एक ही है इस वक्त, और वो सिर्फ है कि जिन लोगों ने 5 साल अमन कायम करके दिखाया था, लोग उनका अमन चाहते हैं। सर, मेरा नाम जुनैद बशीर है। मेरा सवाल ये है कि मैंने बुक पढ़ी है, वो जॉन पर्किंस की है, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, जिसमें यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सर ये सिचुएशन तो होगी और नैरेटिव्स की जंग में वो अपने आप को शो करेंगे दैट वी हैव वॉन, हमने अपना मकसद जो था वो पूरा कर लिया। आपको अब गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है अगले 5 साल में या इस तरह से कि उन्होंने डेफिनेटली अपनी सुपरमेसी को कायम रखने एंड दे हैव वेरी रिच रिसोर्सेज, तो उस सिनेरियो में वो कोल्ड वार की तरफ जाएंगे या वो अपनी सुपरमेसी को कायम करने के लिए क्या करेंगे? और सेकेंडली इंडिया के हवाले से आप क्या बात करेंगे? क्योंकि अब तक तो वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे और वो सारा कुछ जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफगान को यूज़ करते हुए अफगानिस्तान को। अब इंडिया जो है वो अब वहाँ से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि अब आप भी तालिबान के साथ मिल जाएँ, अदरवाइज़ वरना आप भी चले जाएंगे यहाँ से। तो इंडिया का क्या रोल होगा, वो आगे कैसे, क्योंकि उसने हमारे साथ आर्क राइवल है, उसने हमारे साथ तो हर हाल में किसी ना किसी तरह से जंग में रहना ही है। तो वो ये दोनों चीज़ें देखिए मुझे तो अमेरिका और इंडिया दोनों से ज़्यादा जिससे ख़तरा है वो पाकिस्तान से है। मैं बड़ी खुल के बात करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हमारा अभी तक ये ईमान ही नहीं पुख्ता हुआ कि अफ़गान ये जंग जीत चुके हुए हैं। अभी तक हम इस चक्कर में हैं, आज भी वो इसी बात पे लगे हुए हैं कि वो इस तरह की हुकूमत बनाएं तो इस तरह की बनाएं, इस तरह की बनाएं, और वो जनाब फलां। मैं आपको बताऊं कि तालिबान को सबसे पहले सपोर्ट किया था सऊदी अरब ने, आपको याद होगा 96 में। आज से तकरीबन कोई 9 साल पहले ये जो तैयब आगा था कतर ऑफिस वाला, ये वहाँ पर मौजूद था रियाज में। तो तैयब आगा को सऊदी अरब ने एक मैसेज भेजा कि हम से मुलाकात करो। तो वो मकरन बिन अब्दुल अजीज़ था, उनका इंटेलिजेंस चीफ, उससे मुलाकात हुई एक होटल में। उसमें मकरम बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि तुम लोग वहाँ पर हो तो वहाँ पर उसामा बिन लादेन है, तो तुम उसामा बिन लादेन जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। तो तैयब आगा ने कहा मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ आपको। तो उसने अपने अमीर जो थे उस वक़्त मुल्ला मोहम्मद उमर जिंदा थे, तो उन्होंने कहा हम इस वक्त अमेरिका से लड़ रहे हैं, हम किसी और की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। ना सऊदी अरब हमारे घर में दाने डालता है, वो अमेरिका से कहें उसको खुद जाके और लड़ ले, सामने लड़ना चाहते। ये जब मैसेज लेके वहाँ पहुँचे वो, तो सऊदी अरब जो थे उनकी लड़ाई होगी मकरम साहब की। इस हद तक शदीद लड़ाई हुई कि उसको तैयब आगा को धक्के दे के रियाद से बाहर फेंक दिया गया होटल से। उसने जहाज पकड़ा, उसने कतर चला गया। पाकिस्तान में पता चला, पाकिस्तान में अहमद शुजा पाशा साहब होते थे ISI के चीफ, इन्होंने जाकर उसको कहा तुमने किया क्या है गुस्से में आके। उन्होंने कहा कि ये मसला था ये। तो उसने कहा आप यूँ समझो कि आप पूरी उस सारी जद्दोजहद में तालिबान के खाते में से आपकी लाल लकीर फिर गई है, अब आपका कोई रोल नहीं। अब देखें इतना बड़ा वाक़या हो गया, आपको कहीं सऊदी अरब नज़र आता है? पाकिस्तान ने भी उनसे एक मुतालबा किया था और आज भी कर रहे थे आज से पहले कि आप TTP के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते। तो उन्होंने कहा था हम क्यों जंग उसको खोले, हम अमेरिका से लड़ रहे हैं, जब वक्त आएगा, आज हमारी हुकूमत नहीं है, आप हम पे क्यों ब्लेम करते हो, किस बुनियाद के ऊपर। ठीक आज भी हमारे यहाँ जो तजिया निगार उठता है वो TTP के वाले से कुछ कभी ये खबरें वो जी उधर उनके कुन्नड़ के अंदर और
पक्तिका के अंदर वो लोग ठहरते थे, उनको पता था वो किन का है इलाका है और कैसे वो है उनका NDS का और उनका। तो पाकिस्तान जो है उन पे ऐसी किस्म की जो है डालेगा, जैसे कहते हैं ख्वाहिशें, जो ख्वाहिशें वो खुद पूरी नहीं करता। आप भारत से मिलें, आप ठीक हैं, आप इंडिया से तल्लुकात इस्तवार करें, ठीक हैं, आप 10 साल बैक चैनल डिप्लोमेसी इख्तियार करें, आप ठीक हैं, लेकिन वो तालिबान इंडिया से मिल गए, भाई दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री, वो जहाँ मर्जी मिलते पे। सऊदी अरब इंडिया से मिलता है, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं, तुम जाके उससे भीख भी मांगते हो। UAE इंडिया से मिलता है, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं, तुम उससे जाके अपने कहते हो हमारे बंदों को भर्ती भी कर लो। कतर इंडिया से मिलता है, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं। मलेशिया का तल्लुकात इतने ज़्यादा है इंडिया के साथ कि मलेशिया वाला जो है वो एक फिक्रा नहीं बोल सकता उन हिंदुओं की बात पॉपुलेशन के हिसाब से, उन तुम्हें कोई इतराज़ नहीं। तालिबान तुम्हारे घर की लौंडी है। असल मसला यह है कि पाकिस्तान से मुझे और कोई खतरा कहीं और से नहीं। इस तल्लुकात को ख़राब करने के अंदर हमारा जो इंटेलिजेंसिया है ना, हमारा जो हेलम अफेयर में बैठा हुआ है ना, ये जहालत की इंतहा पे हैं। कल भी मैंने एक TV चैनल पे कहा कि पाकिस्तान के सारे लोगों को एक दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के पास। एक लफ्ज़ उसने ना ज़्यादा बोला है ना कम बोला है, और डिप्लोमेट हैरान थे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की नपी तुली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कैसे और कहाँ से सीखी उसने, कहाँ से आई। आप खुद सोचें कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जिस तरह सक्सेस उन्होंने इख्तियार की है, जितने मुखालिफ मुल्क थे उनको स्पेशल एनवे के तौर पर रिसीव कर रहे हैं। ताजिकिस्तान उनको रिसीव कर रहा है, उज़्बेकिस्तान उनको कर रहा है, तुर्कमानिस्तान उनको रिसीव कर रहा है, चाइना उनको रिसीव कर रहा है, रशिया उनको रिसीव कर रहा है। ये कहाँ से आई? तो ये असल मसला ये है कि मुझे ना अमेरिका से खतरा है, कहीं और से, यहाँ से है जहाँ पे हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहनवाज़ है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह तालिबान इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड से रूल हैं कि जो ये करता है उसको लटका दो, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स या आपके पीस कंटेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी? देखिए मेरी बात सुने, आपने कभी वो मैनुअल पढ़े हैं जो CIA ने उन लोगों के लिए बनाए थे कि जो लैटिन अमेरिका के अंदर होते थे, जिसमें वाटर बोर्न और ये वो कि इनके साथ तशद्दुद कैसे किया जाता है और जेल में इनको साथ कैसे किया जाता है? नहीं पढ़े होंगे। ग्वांतानामो बे में ये सब कुछ हुआ है और उसको जायज़ करार दिया गया है। जिस तरह की कहानियाँ पढ़े ना तो कांप जाता है बंदा। ये जो चिली में, निकारागुआ में, होंडुरास में हुआ है, ये जो 4-4 लाख मिसिंग पर्सन हो गए थे, सब कुछ हुआ है। मसला सर ये कि हम शर्मिंदगी क्यों करते हैं, और कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है कि जो इस्लाम में हिडन प्रिंसिपल है। वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, हमने किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी रखी है अहले नज़र, अगर तुम समझते रख दी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक सज़ा है। अब हम हमारे यहाँ कहते हैं जी अगर हम चोरी की सज़ा देना शुरू हो जाएं तो सब टुंडे हो जाएगा। भाई एक टुंडा काफ़ी है पूरे लाहौर में, आगे टुंडा कोई नहीं होगा। एक काफ़ी एक। आप हैरान होंगे, हज़रत उमर की हैरान कुन बात है कि हज़रत उमर की उस एक बात को दलील देते हैं कि उन्होंने उनका तो सस्पेंड कर दी थी। उमर को नहीं मानते, उस दलील को मानते हैं। और उसके मैं पूरे वाक़या सुनाता हूँ। मदीना में कहत आया था और कहत की हालत ये थी कि जंगली दरिंदे और जानवर भी मदीना में आकर रोटी मांगना शुरू हो गए थे। सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये किया था कि कहा था कि जिसके घर में 4 लोग हैं, मैं 4 लोगों को उनके घर भेज रहा हूँ, आधा खाना वो खाएं आधा वो खाएं। उसके बाद उन्होंने बाकी सारे बंदोबस्त करने के बाद फिर कहा था कि इस दौरान अगर कोई चोरी करता है, क्या हमारे यहाँ कहत आ गए, क्या हमारे यहाँ सूरत हाल आ गई? आप लॉ इम्पोज करें। मैं कई दफ़ा कहता हूं कि ज़िना बिल रज़ा जो है ये ज़िना बिल जबर की सीढ़ी है। आप ज़िना बिल रज़ा करने जाते हो ना एक कमरे में लिविंग टुगेदर में, और तब जाके आप कत्ल होते हो, उसके आपकी गर्दन काटी जाती है। आप वहां सेफ होके जाते हो। आप कहते हो मुझे इससे ज्यादा प्रोटेक्शन कहां हो सकती? आप एक औरत जो है आप उसको तन्हाई के अंदर दफ्तर में नहीं बुला सकते अगर वो आप पे इत्मीनान नहीं करती। चीज है कि आप उसको एक महीना जाके उसको लिविंग टुगेदर में भी रहते हो। तो ज़िना बिल रज़ा जो है इस्लाम उसको शुरू से रोक देता है। मतलब मसला सारा यह है कि ये आपने नाफिज करना है। मैंने उनको यही कहा है, मैंने कहा चीन का निज़ाम है
उसमें जमहूरियत है चीन में? चीन में कोई प्रेस की आज़ादी है? नहीं है। इवन प्रेस की आज़ादी का आलम यह है कि हेट स्पीच एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी बुनियाद पे जो छुरी चला दो। मैं और ये मकबूल जान 32 ममालिक में बहन हूँ। अमेरिका में मुझे जहाज से उतार दिया जाता है, मेरी बीवी को भी उतार दिया जाता है, हालांकि उसकी तो कोई हेट स्पीच नहीं थी कि मैं हेट स्पीच करता हूँ। आप नहीं उतार सकते, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। सर पहले जो है जब अफ़गान हुकूमत होती थी तो पाक अफ़गान बॉर्डर जो है बहुत सेंसिटिव एक एरिया समझा जाता था जहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गान फोर्सेस के क्लैश होते थे। तो अब जो है पाक अफ़गान बॉर्डर की जो फ्यूचर में जो है उसकी सिचुएशन क्या होगी? और इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है सर कि पाकिस्तान की अब जो है फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि पहले जो तालिबान थे वो तो एक फ़ोर्स की सूरत में जो है वहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन अब जो है वो हुकूमत में आ गए हैं, तो अब जो है पाकिस्तान की वहाँ पे फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि 1997-98 में मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था और चागी का जो इलाका है तकरीबन 550 किलोमीटर जो है अफ़गान बॉर्डर के साथ है। 70 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन पे पुर्जियाँ लगाई थी, अलाउ नहीं होता था, तालिबान ने अलाउ किया था। एक तो ये जो फेंस हमने लगा दी है ना, ये अमेरिकन के और वेस्टर्न के कहने के ऊपर, ये अपने हमने जो एक उम्मत के ज़माने, ये किसी काम की नहीं है। ये बराबचा से लेके पटगुनोका तक का इलाका 300 किलोमीटर है, ये सैंड ड्यून्स का इलाका है। इस खालिद साहब के ट्रस्ट से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है ना टीले होते हैं रेत के, जो एक रात को यूँ चलते हैं दूसरी रात को वहाँ पहुँच जाते हैं। आपकी फेंस किसी काम नहीं आती। कबीला एक तरफ रह रहा है, सरदार दूसरी तरफ रहता है, ठीक है। पानी का कुआं एक तरफ है, पीने वाले प्यासे दूसरी तरफ हैं। तो ये ड्यूरेंट लाइन उन्होंने बनाई थी, लेकिन चूंकि हमने आप नेशन स्टेट में रहते हैं, मेरा ख्याल है कि तालिबान जब तक रहेंगे एक उसकी सेंटिटी रहेगी, हमें अमन रहेगा उस इलाके के अंदर। पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिसी बनानी है फवाद चौधरी साहब ने, पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिसी बनानी है अपना शफकत महमूद साहब ने, उनकी पॉलिसी बनानी है शीरी मज़ारी साहिबा ने, तो वो बना लेंगे। और इमरान खान साहब को भी उन्होंने एजुकेट करना है, तो इमरान खान साहब को एक वो पॉलिसी बना के देंगे, अगले दिन फौज वाले बना के देंगे, उस तीसरे दिन दूसरे बना देंगे। हमारी पॉलिसी क्या है? मतलब खुलासा ये है कि पाकिस्तान को अभी अपनी फ्यूचर पॉलिसी का नहीं पता। सर आखिर में एक छोटा सा सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान रहमुल्लाह और गामदी साहब, इन दोनों का कहना ये है कि जो ज़बरदस्ती असलहे के ज़ोर के ऊपर हुकूमत हासिल की जाती है वो इस्लाम में गैर शरई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, गामदी साहब का कल जो मैंने क्लिप सुना है, मुझे सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। मुझे मेरे उस्ताद हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने एक बात की है कि आलमी ताकतों की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इससे ज़्यादा गलीज़ फ़िक्र नहीं हो सकता। यानी यहाँ आप ताकत से बात करते हैं, अमेरिका को आप अलाउ कर रहे हैं कि आलमी ताकतों की कुछ मजबूरियाँ रियासतें करती रहती हैं, बड़ी बड़ी रियासतें करती रहती हैं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर गलबे का कायल है और वो गलबा कायम करना चाहिए। हत्ता ला तकून फितना क्या है? कत्ल करो उस वक्त तक जब तक फितना ख़त्म ना हो जाए। ये फितना कैसे ख़त्म किया जाएगा? कुरान है, अल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल। कैसे ख़त्म किया जाएगा? हाथ मार के, गांधी साहब की तकरीरें करके कैसे ख़त्म किया? सिर्फ एक जगह कत्ल करो जब तक फितना ख़त्म ना हो जाए। कत्ल करो, क्योंकि फितना जो है कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा जो है। ये फितना क्या है? गलबा क्या है? 400 बंदों का गांव होता है, उसमें 5 बदमाशों का गलबा होता है, जो हीरोइन बेचते हैं, जो चोरियां करते हैं, जो बड़े लोग के किसी नून के किसी टवाने के खास नुमाइंदे होते हैं। उनकी मर्जी से वोट दिए जाते हैं, उनकी मर्जी से बेटियों के रिश्ते किए जाते हैं, उनकी मर्जी से थड़े बनाए जाते हैं, उनकी मर्जी से नालियाँ निकाली जाती हैं, उनकी मर्जी से गलियों में घूमा जाता है। इस्लाम कहता है इन 4 बदमाशों को नीचे उतारो, पहले इनको नीचे उतारो। ये जो बने हुए ना अहले नुसरा, अपनी अहले नुसरा कायम करो, इनको उतारो, वो गलबा कायम करो तुम। जब वो गलबा तुम कायम करोगे फिर इस्लाम एक पूरी की पूरी कुव्वत के साथ आगे आने को कहते हैं। और एक बात याद रखें, आखिरी बात कर रहा हूं, जिंदगी के अंदर अमूमन ये सवाल किया जाता है, आज मॉडर्न सेंसिबिलिटी में ये सवाल बड़ा आम हो गया हुआ है
कि जब तक आप हुकूमत कायम नहीं करते, रियासत कायम नहीं करते, आप कामयाब नहीं हैं। नहीं, आपने अगर अपना पैगाम पहुंचा दिया, आप अगर तागूत के साथ लड़ते रहे तो आप कामयाब हैं। अल्लाह का फजल है कि तालिबान ने रियासत कायम कर दी। आप न भी कायम करेंगे तो कामयाब होंगे। अगर नाकामी और कामयाबी का उसूल जो है वो हुकूमत कायम करना या रियासत कायम करना या ताकत हासिल करना है या अपने पीछे फॉलोअर्स लेके जाना है, तो क़यामत के दिन हज़ारों अंबिया ऐसे होंगे जिनके पीछे एक भी उम्मती नहीं होगा। क्या वो नाकाम है? उनसे ज़्यादा कामयाब कौन है? वाखिर दावाना।